हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डीएससी क्लासेस पर। दोस्तों मैं धर्मेंद्र, आज मैं आप लोगों को बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 4 लेके आया हूँ। पार्ट 3 में हमने सेंटेंस के भाग के बारे में बताया कि सेंटेंस के हमारे कितने भाग हैं। तो किसी भी सेंटेंस को हम 2 भागों में तोड़ सकते थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो आपको पार्ट 4 में मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस के मुख्यतः 2 ही प्रकार होते हैं, एक होता है बेसिक के आधार पर, मीनिंग के आधार पर, एक होता है हमारा फॉर्मेशन के आधार पर। मीनिंग के आधार पर अगर सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो हमारा फॉर्मेशन के आधार पर हमारे सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार को हमने देखा कि सेंटेंस को केवल 2 ही प्रकार में बांटा जा सकता है, एक होता है मीनिंग के आधार पर, एक होता है फॉर्मेशन के आधार पर। मीनिंग के आधार पर हमारे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, फॉर्मेशन के आधार पर सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो मैं यहाँ पर सेंटेंस की चर्चा करूँगा वो मीनिंग के आधार पर इन 5 सेंटेंस की चर्चा करूँगा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और जो फॉर्मेशन के आधार पर जो हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस हैं, इनको जब मैं क्लास आपका पढ़ाऊँगा, जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर इन तीनों सेंटेंस के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं मीनिंग के आधार पर इन 5 सेंटेंस। तो दोस्तों हमने जैसा कि कहा कि मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। दोस्तों असर्टिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस हमारे कथनात्मक को कहते हैं, कथनात्मक सेंटेंस होते हैं, अर्थात जिस सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या तो इन्फॉर्मेशन जो होगी या तो आपकी पॉजिटिव होगी या तो आपकी निगेटिव होगी। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सकारात्मक को बोलते हैं, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें सकारात्मक बातें की गई हों। निगेटिव सेंटेंस हमारे वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नकारात्मक बातें की गई हों। तो हम यहाँ पर देखेंगे अफर्मेटिव और निगेटिव के स्ट्रक्चर को। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, वो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगी, फिर उसके बाद हमारी पॉजिटिव वर्ब आएगी अर्थात अफर्मेटिव वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा जो आएगा एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, फिर हमारा प्लेस आएगा, प्लस प्लेस और प्लस टाइम, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप होगा। अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अफर्मेटिव वर्ब आएगी, फिर हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा और लास्ट में क्या होगा दोस्तों? फुल स्टॉप होगा। तो प्लेस में हमको एक थोड़ी सी छोटी सी बात जानना कि अगर हमारे किसी सेंटेंस में 2 प्लेस आए हैं, किसी सेंटेंस में अगर हमारे 2 प्लेस आए हैं तो सबसे पहले हम स्मॉल प्लेस को लिखते हैं, फिर लार्ज प्लेस को। तो पहले हम कौन से प्लेस को लिखेंगे? स्मॉल प्लेस को, उसके बाद लार्ज प्लेस को लिखेंगे। इसी प्रकार टाइम में भी अगर हमारे टाइम 2 आए हैं तो पहले हम शॉर्ट टाइम को लिखते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम को लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसी सेंटेंस में हमने बताया कि असर्टिव 2 तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस निगेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी? वो वर्ब निगेटिव होगी अर्थात नॉट लगा होगा, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, फिर वही प्लेस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकते हैं, फिर टाइम आएगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल के। जैसे मैंने कहा कि टॉम इज गोइंग टू मार्केट। टॉम इज गोइंग टू मार्केट। टॉम बाजार जा रहा
है। अर्थात ये जो स्टेटमेंट, जो ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कैसी इंफॉर्मेशन है? हमारी सकारात्मक इंफॉर्मेशन है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें सकारात्मक इंफॉर्मेशन दी गई होती है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन नकारात्मक दी गई होती है, कुछ नकारात्मक बातें की गई होती हैं। तो यहाँ पर टॉम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये सकारात्मक है, इसलिए असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसकी शुरुआत में सब्जेक्ट आया है, प्लस पॉजिटिव वर्ब आई है, अफर्मेटिव वर्ब आई है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आए हैं। प्लेस भी आ सकता है, नहीं भी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को। जैसे टॉम, इसी सेंटेंस में हम लगा देते हैं कि टॉम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। टॉम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, टॉम बाजार नहीं जा रहा है। ये कैसी इंफॉर्मेशन हो गई दोस्तों? तो ये हमारी निगेटिव इंफॉर्मेशन है, अर्थात इस सेंटेंस में नकारात्मक बातें हो रही हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा असर्टिव सेंटेंस। हमने बताया कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो द सेंटेंस इन विच असर्ट समथिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन या किसी कथन के बारे में बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें सकारात्मक इंफॉर्मेशन दी जाती है, और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को हमने देखा, तो आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आया हो। दोस्तों, हमने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाना। अब जो दूसरा है मीनिंग के आधार पर, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस इन विच इंट्रोगेट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेट से बना है। इंट्रोगेट मतलब होता है प्रश्न पूछना, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। द क्वेश्चन दैट कैन आंसर वन वर्ड इज कॉल्ड सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात वह सेंटेंस जिसका उत्तर एक शब्द में दिया जाए वो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे, क्या आप दिल्ली से आए हैं? अगर आए होंगे तो यस बोलेंगे, अगर नहीं आए होंगे तो नो बोलेंगे। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? एक शब्दों में देंगे, और जिसका जवाब हम एक शब्दों में देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसकी शुरुआत हमेशा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से होती है। अगर वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर वो हमारा सेंटेंस जो दिया गया है यस या नो वाले हैं, तो उसका जब भी हम स्टार्ट करेंगे उसका स्ट्रक्चर हमेशा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से होगा। ठीक है, अब डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कौन से होते हैं? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन दैट कैन आंसर टू आर मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात वह सेंटेंस जिसका उत्तर दो या दो से अधिक शब्दों में दिया जाए वो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सेंटेंस के उसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन वर्ड वे होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं। सेंटेंस में जो शब्द प्रश्न पूछेगा वही शब्द हमारा क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड होगा। ठीक है, जैसे मैं इसको समझाना चाहूँ तो मैं कहूँ कि आप इलाहाबाद क्यों गए थे? तो आप इसका आंसर यस या नो में तो दे नहीं सकते, इसका आंसर दो या दो से अधिक शब्दों में आपको देना होगा, आपको कारण बताना होगा। तो ऐसे सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? तो ये सब हमारे कौन से सेंटेंस होंगे दोस्तों? तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं तो हमेशा उसकी शुरुआत उस सेंटेंस में दिए गए क्वेश्चन वर्ड से होती है।
ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे दो स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि हमने बताया कि दो सेंटेंस होते हैं। एक होता है हमारा यस या नो वाले, जिसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, और इसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसका उत्तर दो या दो से अधिक शब्दों में दिया जाए, वो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंस की शुरुआत उसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। किससे होती है? क्वेश्चन वर्ड से होती है दोस्तों। अब आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो दो स्ट्रक्चर बन के आएंगे। एक स्ट्रक्चर होगा हमारा जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर सेंटेंस में नॉट आया होगा तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं आया होगा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारी जो होगी वो मेन वर्ब होगी, जिसे हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड होंगे, फिर आपका प्लेस हो सकता है, फिर आपका टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। आपका क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। डबल इंट्रोगेटिव आप समझ गए होंगे कि जिसका उत्तर दो या दो से अधिक शब्दों में दिया जाए। तो उसकी शुरुआत हमेशा क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो क्वेश्चन वर्ड हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, अर्थात वे वर्ड जो सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करते हैं, या जो भी शब्द प्रश्न पूछता है वो शब्द हमारा क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। वही बात, अगर नॉट आया होगा तो आएगा, अगर नहीं आया होगा तो नहीं आएगा। उसके बाद हमारी मेन वर्ब आएगी, फिर हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, और उसके बाद हमारा प्लेस होगा, और फिर क्या होगा दोस्तों? टाइम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। ये तरह है हमारे स्ट्रक्चर। हमारे इंट्रोगेटिव के केवल दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं, या तो उस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, या तो उस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होगी। अगर सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है तो हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हमने स्ट्रक्चर भी बना दिया, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, क्या आप पढ़ते हो? तो आप कहोगे कि डू यू, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? तो बोलेंगे कि डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो? उसके बाद ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर हम यस या नो में देंगे। जैसे डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो? अगर आप पढ़ते होंगे तो यस बोलेंगे, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो नो बोलेंगे। तो ये हमारा कौन सा होगा? सिंगल इंट्रोगेटिव। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बताया कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। क्वेश्चन वर्ड आपको बखूबी से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन वर्ड वे वर्ड होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं सेंटेंस में। जैसे आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? तो आप कहेंगे कि व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं? तो आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे पार्ट को। तीसरा जो होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो द सेंटेंस इन विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट, कमांड, रिक्वेस्ट, etc, अर्थात वह सेंटेंस जिसमें कमांड को दर्शाया जाता है, रिक्वेस्ट को दर्शाया जाता है, ऑर्डर को दर्शाया जाता है, सजेस्ट को दर्शाया जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात वह सेंटेंस जिसमें कुछ सजेशन की बात की जाती है, ऑर्डर की बात कही गई हो, या फिर रिक्वेस्ट की बात की गई हो, तो हमारे कौन से सेंटेंस होंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो
तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या भाव आ रहा है, आर्डर देने का भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट करने का भी और आर्डर देने का। लेकिन ओपन द डोर, तो इसमें ज़्यादातर भावनाएं हमारी कौन सी आ रही हैं, आर्डर देने की। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो हम इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए। अब इसके एक एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो इसका है दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर, अगर वर्ब की हमेशा इसकी शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आया होगा, फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड आए होंगे, फिर हमारा क्या होगा, फुल स्टॉप, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ऐसा सेंटेंस का ये पहला स्ट्रक्चर है। और जब भी इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो लास्ट में हिंदी में ओ आएगा या फिर ई आएगा, ओ आएगा या फिर ई आएगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा दोस्तों, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी ही होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर उसके बाद आपकी 2 प्लस V1 आएगा और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड आ सकते हैं, और 2 प्लस V1 ये जो होगा, इसके जब हिंदी अर्थ निकलेगा तो ये कहेगा करने के लिए, अर्थात काम को करेगा, करने के लिए काम को करेगा। अभी एग्जाम्पल देंगे दोस्तों तो आपको बखूबी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं सारे स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमारा यही हो सकता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए, फिर हमारा नॉट आए, फिर टू आए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। तो ये स्ट्रक्चर हमेशा काम को ना करने के लिए कहेगा। क्या कहेगा, काम को ना करने के लिए, काम को ना करने के लिए कहेगा। अब एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हम यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों। आप पहला हमने क्या कहा कि किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अगर किसी सेंटेंस में उसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है तो समझ लेना कि वो सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा कि क्वेंच योर थ्रस्ट, क्वेंच योर थ्रस्ट। क्वेंच मतलब होता है बुझाना, योर थ्रस्ट मतलब अपनी प्यास। तो हमने बताया कि जब भी हिंदी अर्थ निकालेंगे तो लास्ट में ओ आएगा या फिर ई आएगा। क्वेंच योर थ्रस्ट, अपनी प्यास को बुझाओ या फिर अपनी प्यास बुझाइए। ठीक है, अपनी प्यास को बुझाओ या फिर अपनी प्यास बुझाइए। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ओपन द डोर, ओपन द डोर जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो या फिर दरवाज़ा खोलिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको बताया उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि टेल हिम, उसे कहो टू गो। अब यहाँ पर क्या हमने बताया कि काम को करने के लिए कहेगा। अब यहाँ पर ये जाने, गो मतलब क्या होता है, जाना। अब जाने के लिए कहेगा, अर्थात टेल हिम टू गो, उसे कहो जाने के लिए। ठीक है, टेल हिम टू गो, उसे कहो जाने के लिए। अब इसी हमने तीसरा इसमें जो स्ट्रक्चर आपको बताया, इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं वो बातें समझा दूंगा। इसमें क्या होगा कि काम को ना करने के लिए कहेगा। जैसे टेल हिम नॉट टू गो, उसे कहो ना जाने के लिए। समझ में आया, यहाँ पर काम को क्या कर रहा है, मना ही कर रहा है, मना कर रहा है, अर्थात उसे कहो ना जाने के लिए या कहो उसे ना जाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पहले स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी इंपरेटिव सेंटेंस में हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। आखिर दूसरा हमारा स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा हम देखते हैं। जैसे डू प्लस V1, डू के साथ अगर V1 दिया गया हो, डू के साथ क्या आया हो, V1 आया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, तो ये हमेशा इम्फेसाइज को दर्शाता है, अर्थात इम्फेटिक कहें या फिर इम्फेसाइज, अर्थात ये किसी काम को क्या करता है, जोर डालता है। किसी काम पर ये क्या करता है, जोर डालता है। सडन या फिर स्ट्रॉन्ग तरीके से, सडनली अचानक या फिर मजबूती से, दृढ़ता से।
मजबूती से या फिर दृढ़ता से। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि काम को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर डालकर कहता है काम को करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि डू सिट, ये कौन सा सेंटेंस होंगे, ये भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसी स्ट्रक्चर को समझाना चाहूँ तो डू सिट, तो यहाँ पर क्या होगा, इस काम पर जोर डालेगा, अर्थात कह रहा है कि डू सिट, बैठ तो जाओ या बैठ तो जाइए, क्योंकि लास्ट में हमने बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में ओ आता है या फिर ये आता है। तो जैसे मैंने कहा कि डू सिट, बैठ तो जाओ या फिर बैठ तो जाइए, ठीक है, बैठ तो जाओ, ठीक है। जैसे हमने कहा कि डू स्टैंड अप, डू स्टैंड अप, इसका मतलब क्या होगा, खड़े तो हो जाओ या फिर खड़े तो हो जाइए, ठीक है। ये काम को क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर डालकर करता है, अर्थात खड़े तो हो जाओ, खड़े तो हो जाओ, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब इसी में आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो डोंट प्लस V1। क्या बनता है दोस्तों, डोंट प्लस V1, अर्थात डोंट प्लस V1, डू नॉट के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसमें क्या होता है, ये सेंटेंस को प्रोहिबिशन अर्थात मनाही, क्या होती है, किसी काम की मनाही होती है, किसी काम करने के लिए मना किया जाता है, मनाही होती है, प्रोहिबिशन। डोंट के साथ अगर V1 आया है तो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो जैसे हमारा हुआ डोंट स्पीक, मत बोलो, डोंट स्पीक, मत बोलो। इंपरेटिव सेंटेंस का हम चौथा स्ट्रक्चर देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा स्ट्रक्चर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है लेट से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड होंगे। लेट, दोस्तों एक बात जानने वाली है कि यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि लेट जिस वर्ब के साथ मिलकर अर्थ देती है उस वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। लेट जिस वर्ब के साथ मिलकर अर्थ देती है उस वर्ब के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन लेट जिस वर्ब के साथ मिलकर अर्थ नहीं देती है उसके साथ हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड होंगे, फिर प्लस टू प्लस V1, उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा वर्ड और फुल स्टॉप। तो ये दो स्ट्रक्चर हमारे लेट से बनते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। एक हमारा बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात लेट जिस वर्ब के साथ मिलकर अर्थ देती है उसके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, और लेट जिस वर्ब के साथ मिलकर अर्थ नहीं देती है उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम दोनों देखेंगे और बात को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि लेट मी डू दिस जॉब, लेट मी डू दिस जॉब, मुझे इस जॉब को करने दो, अर्थात ये डू वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब इस लेट के साथ मिलकर अर्थ दे रही है करने दो, इस वर्ब के साथ मिलकर अर्थ दे रही है, अर्थात इस वर्ब के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि लेट हिम कम हियर, लेट हिम कम हियर टू रीड इंग्लिश, अर्थात इसमें लेट हिम कम हियर टू रीड इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए यहाँ आने दो, उसे यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए आने दो, अर्थात ये कम इस लेट के साथ मिलकर अर्थ दे रही है, इसलिए कम के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये वर्ब लेट से मिलकर अर्थ नहीं दे रही है, इसलिए इस वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा इंपरेटिव का लास्ट स्ट्रक्चर था। अगला जो सेंटेंस है चौथा हमारा, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इट इज अ सेंटेंस which is used to show strong desire, courage and blessing. ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर को दिखाया जाता है, स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग को दर्शाया जाता है, स्ट्रॉन्ग साप को दर्शाया जाता है, कर्ज को दर्शाया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। ऑप्टेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑप्टेटिव का पहला स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो आई विश। अगर किसी सेंटेंस में आई विश आए, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हो, या फिर इफ ओनली एक्सक्लेमेटरी मार्क आया हो, इन दोनों के बाद आई विश या इफ ओनली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आई विश या इफ ओनली रहेगा तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। ये वर्ब जो होगी दोस्तों वो किस में होगी? पास्ट में। ये वर्ब किस में होगी? आई विश या इफ ओनली के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बन के आता है तो वो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो पास्ट में होगी। अब क्या क्या होगी? अब क्या क्या होगी दोस्तों, उसको देखते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी हैड होगी, या फिर वुड हो सकती है, या फिर कुड हो सकती है, या फिर माइट हो सकती है, या फिर हमारी वर हो सकती है। वाज नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। या हमने क्या बताया कि आई विश इफ ओनली के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। वो वर्ब किस में होगी? पास्ट में होगी। या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, या तो हैड होगी, या फिर वुड होगी, या कुड होगी, या माइट होगी, या फिर वर होगी। लेकिन वाज हमारा नहीं होगा। ये सारी वर्ब इसके बाद आ सकती हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में इसी को देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई विश, और इसकी हिंदी होती है दोस्तों काश। क्या होती है? काश। और इसकी हिंदी होती है अगर केवल। यहां पर आई विश, काश, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, काश मेरे पास एक कार होती। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। जब कभी भी सेंटेंस के प्रारंभ में आई विश या इफ ओनली अगर ऐसा आया हो, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो, उसके बाद वर्ब आई हो, तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और हमें पता है कि जो वर्ब आएगी वो वर्ब किस में होगी? पास्ट में होगी। या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, या तो हमारी हैड होगी, या वुड हो सकता है, या कुड हो सकता है, या माइट हो सकती है, या फिर वर होगी, वाज नहीं होगी। जैसे आई विश आई वर अ किंग, आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। दोस्तों अब हम ऑप्टेटिव के दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बन के आएगा वो सेंटेंस के प्रारंभ में आएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब आएगी। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा रहेगी। कौन सी फॉर्म रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे आपने सुना होगा कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर मे
फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर हमारी क्या आई है दोस्तों, वर्ब आई है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से हम कह सकते हैं, बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। तो आपको आई होप कि आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। दोस्तों हम लास्ट में देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो हमने बताया कि इट इज़ अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू शो आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात वह सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर का। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दोस्तों सम वर्ड्स, कुछ वर्ड होगा, सम वर्ड्स कुछ शब्द होंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर हमारी वर्ब दी गई होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड होंगे और फिर फुल स्टॉप होगा। अगर ऐसे कोई स्ट्रक्चर बन के आता है तो हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। सम वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे सम वर्ड्स में हमारे आएंगे, जैसे मैंने कहा हुर्रे, एलॉस, फाई, ओ, आ। अगर ऐसे कोई सेंटेंस हमारे सेंटेंस हैं, सम वर्ड्स जैसे हुर्रे, एलॉस, फाई, ओ, आ, अगर ऐसे इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखा है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो जैसे कहते हैं कि हुर्रे, वी हैव ऑन द मैच, वी हैव ऑन द मैच। हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, फिर हमारा सब्जेक्ट आई है, फिर हमारी वर्ब आई है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। इसी तरीके से इसके हम दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर। इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो आता है दोस्तों व्हाट और व्हाई से आता है। जैसे व्हाट अ कार, क्या कार है यार। व्हाट अ फ्लावर, क्या फूल है। अचानक, जब कोई अचानक आपकी फीलिंग निकलती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे व्हाट से अगर हमारे आते हैं, हाउ से आते हैं तो वो कैसे होंगे। अगर कोई सेंटेंस हमारा हाउ से आता है तो हाउ होगा, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव होगा, फिर उसके बाद आर्टिकल द होगा। द हो भी सकता है और नहीं भी होगा, लेकिन होगा तो द ही होगा। उसके बाद नाउन होगा और ये नाउन उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारी वर्ब होगी और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। कोई सेंटेंस अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हाउ से आया तो हाउ आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव लिखा होगा, फिर आर्टिकल द आएगा। द आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर उसके बाद हमारा नाउन आएगा और वही नाउन हमारा उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद लिखी होगी हमारी क्या, वर्ब और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर इसी सेंटेंस को हम व्हाट से लिखेंगे तो पहले हमारा व्हाट आएगा, उसके बाद आर्टिकल ए ऑब्लिक एन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आएगा, फिर हमारा जो आएगा वो नाउन होगा और यही नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसा कि हमने पहले ऊपर वाले स्ट्रक्चर में बताया। उसके बाद फिर हमारी वर्ब होगी और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क होंगे। अगर दोनों, अब इसके दोनों के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि हाउ हॉरिबल द नाइट इज। कितनी भयानक रात है यार, कितनी भयानक रात है।
अर्थात हम बोलेंगे कि हाउ हॉरिबल द नाइट इज, कितनी भयानक रात है। अगर इसी को हम व्हाट से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे व्हाट ए हॉरिबल नाइट, हॉरिबल नाइट, उसके बाद इज, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, व्हाट अ हॉरिबल नाइट इज, अर्थात कितनी भयानक रात है। अब बोलचाल की भाषा में जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या होता है बोलचाल की भाषा में? तो बोलचाल की भाषा में हमारा व्हाट लिखा होगा, उसके बाद आर्टिकल आपका ए/एन आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। उसके बाद हमारा नाउन दिया गया होगा और उसके बाद वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारा ये कौन से भाषा में प्रयोग होती हैं? बोलचाल की भाषा में। अगर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, अब जैसे इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे मैंने कहा व्हाट अ कार, बोल सकते हैं कि व्हाट अ कार, क्या कार है, व्हाट अ कार। या फिर व्हाट अ डियर, क्या हिरण है, व्हाट अ डियर, क्या हिरण है।